हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारे आर्टिकल 12 टू 35 में कवर होते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल इन नेचर हैं। क्यों फंडामेंटल इन नेचर हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल फैमिली के कंटेक्स्ट में लेते हैं। एक पर्टिकुलर फैमिली है, फैमिली में बच्चे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स बच्चों को अगर घर से बाहर ना निकलने दें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी नहीं जा सकते, शॉप में कुछ सामान खरीदने नहीं जा सकते, कॉलेज में प्रॉपर पढ़ने नहीं जा सकते, मतलब उनकी फ्रीडम और लिबर्टीज उनको ना दी जाए। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे, 20 साल तक अगर इसी तरीके से रहेंगे, तो उनका एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल या मॉरल डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी लिबर्टीज, उनकी फ्रीडम, वो सारे के सारे उन्हें इनिशियल स्टेजेस में जो ईयर्स थे उनको नहीं दिए गए। सिमिलर कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, एक पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा हम इमेजिन करें, एक ऐसी कंट्री जहां पर वहां की सरकार लोगों को वो फ्रीडम ना दे, लोगों को बोलने की आज़ादी ना हो, लोगों को छोटी छोटी बातों पे अरेस्ट किया जाता हो, तो उससे क्या होगा कि लोगों का प्रॉपर एक जो मॉरल, इंटेलेक्चुअल, मटीरियल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं फंडामेंटल इन नेचर होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोगों के मॉरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए फंडामेंटल वर्ड लिया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल ऑफ राइट्स से। तो ये हमने यूएस से लिया है, यूएस में बिल ऑफ राइट्स है, यूएस के जो फंडामेंटल राइट्स है वहां पर बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इंडिया में फंडामेंटल राइट्स उन्हें बोला गया है, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट है। प्रॉपर अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 12 और 13 में फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में ही कुछ बातें लिखी हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 12, अच्छा, एक और चीज ये पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अभी हमने डिस्कस करा कि किसी भी इंडिविजुअल के मॉरल, स्पिरिचुअल, मटेरियल जो है डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट प्रिवेंट करता है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वहां की सरकार को, पहले ये लिख लेते हैं फिर आर्टिकल 12 में आएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करके समझ लेंगे। फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट्स एनी एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब यहां पर गवर्नमेंट हो गया। फंडामेंटल राइट किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को प्रिवेंट करता है ताकि वो लोगों के ऊपर ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल ना करे, मनमानी ना करे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल, डेस्पोटिक मतलब मनमानी, और डेस्पोटिक रूल, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार मनमानी करेगी, ठीक है, डेस्पोटिक रूल करेगी, तो उससे लोगों की राइट्स और लिबर्टीज जो हैं वो छीन ली जाएंगी, और लोगों का फिर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक तो ये है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये लोगों की फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। फंडामेंटल राइट्स will protect the liberties and freedom of individuals from establishment। फंडामेंटल राइट्स क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी को एस्टैब्लिशमेंट से, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। एक एग्जांपल तो हमने ले ही लिया है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फंडामेंटल राइट के जितने भी वीडियोज हैं, ये सारे के सारे आप वीडियोज अगर देखेंगे तो एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में बने वो सारे कवर हो जाएं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहां पर लिखा है आर्टिकल 12, पहली चीज तो यही आई हुई है कि फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है, तो बिल ऑफ राइट्स यूएस।
वहाँ से लिया है फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ एग्जाम्स में आर्टिकल का नंबर भी आया कि कहाँ से कहाँ तक कवर होता है। पार्ट 3 में तो 12 to 35, ये तो सिंपल है, ये नॉर्मली हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे जो आर्टिकल 12 to 35 है, बीच बीच में स्टेट वर्ड का यूज काफी हुआ है। तो स्टेट का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही सब डिस्कस किया गया कि कोई और कुछ और इंटरप्रिटेशन ना निकाले, इसलिए स्टेट को डिफाइन करना भी जरूरी था। तो यहां पर क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड की डेफिनेशन है, और स्टेट का मतलब क्या है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि स्टेट शेल प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन टू बैकवर्ड क्लासेस, विमेन एंड चिल्ड्रन। अब स्टेट शेल प्रोवाइड, तो स्टेट का मतलब यहां पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब मतलब निकालने हैं। और जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सब के सब इसमें इंक्लूड होते हैं स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट शेल प्रोवाइड का मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सब के सब इंक्लूड होते हैं यहां पर स्टेट में। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। फिर आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 13 ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। ये अपने आप में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली प्रॉपर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 में दो चीजें हैं। एक तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, क्योंकि हुआ क्या, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और बहुत सारे उन्होंने लॉ पास किए हुए थे, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही डिस्कशन चल रहा था कि अब ब्रिटिशर्स ने तो बहुत सारे लॉ पास किए हुए, तो पुराने जो लॉ हैं, एक क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1922 का था, अब तो इंडिपेंडेंस के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास हो गया। उसके अलावा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 का, जो अभी भी चल रहा है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले पास हो चुका है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 का, ठीक है। और भी बहुत सारे, एक बैंकिंग में होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही डिस्कस हुआ कि अब क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा स्क्रैच से स्टार्ट करें, जीरो से, पुराने सारे लॉ को खत्म कर लें, क्या करें, या पुराने लॉ को कंटिन्यू रखें। तो ये निकलकर सामने आया डिस्कशन से कि ऐसा करते हैं, वो सारे के सारे लॉ 26 जनवरी 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट, इसमें लिखा हुआ, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करते। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ उसके बाद भी कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। इसे बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किसके लिए था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, ठीक है, ये बोला गया इसमें कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। ये इसमें बात करी गई कि कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट के साथ, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज, इसका मतलब ये है कि कुछ लॉ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करते हों। कुछ लॉ ऐसे हो सकते हैं कि उनका 30% पार्ट ही फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, 70% पार्ट वायलेट ना करता हो। तो इसमें ये लिखा गया आर्टिकल 13 में कि वो वाला जो 30% पार्ट है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, केवल वो ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा, बाकी लॉ का 70% पार्ट एज इट इज रहेगा, वो इंडिपेंडेंस के बाद पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा।
तो एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ये जो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि पुराने लॉ भी चलते रहेंगे अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं, या किसी लॉ का वो वाला पोर्शन जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये कई बार एग्जाम में आया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? उसके अलावा है एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है फॉर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में या लोकल गवर्नमेंट में कहीं भी कोई भी लॉ पास होता है, ठीक है, वो अगर सिमिलर लाइन लिखी हुई है, बस इसमें क्या है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिमिलर है फीचर्स, कि कोई भी लॉ अगर पास होता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, या किसी लॉ का कुछ पोर्शन फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो भी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, वो वाला पोर्शन। पूरा लॉ, ये ध्यान रखना, पूरा लॉ वायलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात करिए और एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात करिए। एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बोल रहा है और एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 12 और 13 भी एग्जाम में आए हुए हैं। ये अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बस फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहे हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 14 से प्रॉपर फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। अब जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उन्हें ना 6 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 6 ग्रुप्स। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 6 ग्रुप्स। 6 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला अगर हम फंडामेंटल राइट बोले, नंबर वन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 टू 18। मतलब यहां पर अपने आप में 14, 15, 16, 17, 18 5 फंडामेंटल राइट है। इनको एक ही ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है क्योंकि ये सब इक्वालिटी से रिलेटेड है। इसी तरीके से 6 ग्रुप हैं। तो आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, प्रॉपर आर्टिकल 14 में आते हैं। आर्टिकल 14 एक एक करके हमें क्या करना है, ये पांचों के पांचों डिस्कस करने हैं। ये पहला ही फंडामेंटल राइट होगा, पांचों आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, पहला ही फंडामेंटल राइट होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन ये इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है और इसको पॉजिटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है। ये नेगेटिव माना जाता है और ये पॉजिटिव माना जाता है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव माना जाता है वो भी डिस्कस करते हैं। ये इसे ब्रिटिश कॉन्सेप्ट बोला जाता है क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये यूएस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये यूएस कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यहाँ पर ये है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में कि नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, बड़ा नहीं है। नहीं वर्ड यूज हो रहा है ना, नो वन इज अबव द लॉ, नो वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में नेगेटिव नो या नहीं वर्ड यूज नहीं हो रहा है। इसमें ये इसका मीनिंग ये निकाला जाता है कि इन इक्वल सर्कमस्टांसेस 2 पर्सन विल बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वल सर्कमस्टांसेस में 2 बंदों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसमें नो वर्ड का यूज नहीं है, मीनिंग दोनों का सिमिलर ही होगा कि कानून के आगे सब बराबर हैं, ठीक है। बस यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बोला जाता है ब्रिटेन में कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। नहीं वर्ड पे ध्यान देना, इसीलिए नेगेटिव बोल रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन इक्वल सर्कमस्टांसेस 2 पर्सन विल बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वल सर्कमस्टांसेस में दोनों एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि सब बराबर है, सबको बराबरी का मौका मिलेगा, लेकिन मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं। तो अब कानून के आगे क्या सच में सब बराबर हैं कि नहीं है? अगर खुद से आप एनालिसिस करो क्या कानून के आगे सब बराबर हैं, तो हम अगर एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि
कानून के आगे इन रियलिटी सब बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फंडामेंटल राइट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। केवल एक फंडामेंटल राइट को छोड़कर बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन जैसे अंडर आर्टिकल 361, अंडर आर्टिकल 361 इम्यूनिटी दी गई है किस किस को? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस अगर ये कोई क्रिमिनल एक्ट भी कर लेते हैं तो इनके ऊपर इंडिया में कहीं भी कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो इनके अगेंस्ट पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता जब तक कि वो गवर्नर या प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हम यही तो बोलेंगे कानून के आगे सब बराबर कैसे हैं? उन्होंने भी एक क्राइम करा, हमने भी एक क्राइम करा, ठीक है। हम गवर्नर से मिलने के लिए गए और हमने गवर्नर से हाथापाई, गवर्नर ने भी हमें मारा, हमने भी मार दिया, ठीक है। मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक हाथापाई टाइप की होगी, लेकिन वो जो भी करेंगे वो क्राइम नहीं है। हमने कुछ भी करा वो क्राइम है, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्ट फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शंस में आता है आर्टिकल 361, क्योंकि ये इम्यूनिटी देता है गवर्नर प्रेसिडेंट। उसके अलावा गवर्नर प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। उसके अलावा सिविल केस भी गवर्नर प्रेसिडेंट के खिलाफ फाइल किया तो जा सकता है, लेकिन 2 महीने के एडवांस नोटिस के बाद फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है कि सब इंडिया में सब कानून के आगे बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 105 की, ये भी एक्सेप्शंस में आता है, इम्यूनिटी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इम्यूनिटी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में वहाँ डिस्कशन वगैरह चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा में कुछ भी बोलता है, डिस्कस करता है, अपनी ओपिनियन रखता है, तो इंडिया में किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती, क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता। मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कुछ गलत बात बोलता है पार्लियामेंट में, तो कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती। तो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कोई केस फाइल नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। सेंटर में एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होगी, स्टेट्स में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। अब मान लो कि पार्लियामेंट में बीजेपी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बात करता है, दंगों के ऊपर डिबेट हो रही है, बीजेपी की किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में कुछ कहा, तो हो सकता है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस की सरकार, एनसीपी की सरकार है, वो एफआईआर लॉन्च कर दें उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट, या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ही एफआईआर लॉन्च कर दें, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करेंगे, इन्होंने पार्लियामेंट में ये बात गलत बोली। तो पार्लियामेंट में कोई भी कुछ भी कहेगा, इंडिया में किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, वो इम्यूनिटी दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 105। तो ये एक्सेप्शंस हैं, कानून के आगे सब बराबर नहीं है ना। अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ केस फाइल हो जाएगा कोर्ट में, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही बात अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो केस फाइल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे तो हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो इम्यूनिटी है। उसके अलावा यही सेम चीज अंडर आर्टिकल 194 भी है, इम्यूनिटी टू एमएलए, विधानसभा या विधान परिषद में कोई एमएलए एमएलसी कुछ बोले तो उन्हें इम्यूनिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 104, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनिटी की बात करें तो एम्बेसडर्स जो हैं, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को भी इम्यूनिटी होती है कि अगर कोई किसी कंट्री की एम्बेसी यहाँ पर है, एम्बेसडर्स हैं यूएस से, फ्रांस से, जर्मनी से, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। तो कानून के आगे सब बराबर नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा आर्टिकल 14, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, फिर इससे आगे वाले सेशन में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।